आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा समय है जिस पर जो हमारी साझी विरासत है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम सारे लोग बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक बहुलतावादी संस्कृति का देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कला रूप हैं, साहित्य की परंपराएं हैं, संगीत की बहुत सारी परंपराएं हैं और हम बखूबी इस बात से परिचित हैं कि भाषा, साहित्य, संगीत, कलाओं, इन सब की एक मिलीजुली परंपरा और एक समन्वित परंपरा हमारे यहाँ हजारों वर्षों से रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं सबसे पहले वाङ्मय त्रैमासिक पत्रिका जो अलीगढ़ से प्रकाशित होती है उसके सभी साथियों को और कानपुर का जो विकास प्रकाशन है उसके सभी साथियों को और ख़ास तौर से डॉक्टर फिरोज़ अहमद साहब को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे ये साझी विरासत और हिंदी उर्दू कविता पर एक वक्तव्य देने के लिए कहा। दरअसल ये ऐसा समय है जिस पर जो हमारी साझी विरासत है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले लगभग 3 दशकों में जो माहौल बना है हिंदुस्तान का, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और आर्थिक मोर्चे पर भी, और एक नए किस्म का जो समाज है और एक नए किस्म की जो राज्य की अवधारणा है वो विकसित हो रही है, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उभर करके आया है। दूसरी तरफ जो 90 के बाद की घटनाएं हैं, ख़ास तौर से उन्होंने सांप्रदायिकता और आपसी भेदभाव की जो परिस्थितियां हैं उनको बढ़ावा दिया है। और तीसरी ओर ये जो बाजारवाद का समय है, ये तो बिल्कुल एक नया चेहरा इसके मार्फत हमारे समाज का बन रहा है, जिसमें हर चीज़ जो है उसका मूल्य निश्चित है, तय कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाजार पहले भी नहीं था, बाजार कबीर के समय भी था, बाजार गालिब के समय भी था। गालिब ने लिखा है ना कि ले आएंगे बाजार से जाकर दिल ओ जान, और तो बाजार मौजूद था। लेकिन आज जो बाजार और उसके माध्यम से जो शक्तियां काम कर रही हैं वो हमारे पूरे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, उसको नियंत्रित करने की कोशिशें कर रही हैं। और इन परिस्थितियों में जो समाज का ताना बाना है, जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, उस पर बहुत आघात भी हुआ है और उसके सामने बहुत चुनौतियां भी हैं। इसलिए साझा संस्कृति की बात आज के दौर में करना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे जो विषय दिया गया आज वो है हिंदी उर्दू कविता की जो साझी विरासत है। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं कि ये साझी विरासत पर भी बात है और जो
हिंदी उर्दू की जो कविता है लगभग पिछली 2 शताब्दियों की, और उससे थोड़ा पहले भी जो परंपरा हमारी बनती है, तो विरासत तो है ही। जो हमारी कविता की संवेदना है और जो हमारी कविता के सरोकार रहे हैं इस पूरे दरमियान, मैं अपना पक्ष उस पर भी रखना चाहूँगा। ये तो हम सारे लोग बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक बहुलतावादी संस्कृति का देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कला रूप हैं, साहित्य की परंपराएं हैं, संगीत की बहुत सारी परंपराएं हैं, और हम बखूबी इस बात से परिचित हैं कि भाषा, साहित्य, संगीत, कलाओं, इन सब की एक मिलीजुली परंपरा और एक समन्वित परंपरा हमारे यहाँ हजारों वर्षों से रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ हिंदी और उर्दू के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जैसा जानते ही हैं ज़्यादातर लोग कि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से हुआ, और उस अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उसमें मैं 2 रचनाओं का उल्लेख करूंगा। एक तो जो संदेश राशक है अब्दुल रहमान का, उनको अद्दहमाण भी कहते हैं, वैसे अब्दुल रहमान के संदेश राशक, और इसका संपादन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने। तो ये लगभग 1000 साल पहले की रचना है। और दूसरी रचना जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा वो है स्वयंभू की, जिसका नाम है पौमचर्यु, राम का चरित। और स्वयंभू जो हैं वो जैन धर्म से उनका संबंध है, जैन मतावलंबी रहे। तो आप देखिएगा कि ये पौमचर्यु जिसके रचनाकार स्वयंभू हैं, जिनका जैन परंपरा से, जैन धर्म से संपर्क रहा है, और दूसरे अब्दुल रहमान जिनकी ये संदेश राशक रचना है। और ये रचना इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे चल कर के जो हिंदी की आदिकालीन कविता है उसमें जो रासो परंपरा है, उस रासो परंपरा की निर्मित की दृष्टि से इस संदेश राशक की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसमें भी वो वर्णन है ऋतुओं का, जिसको आप 12 मासा का वर्णन आगे चल कर के हम लोग देखते हैं, बहुत सारी सूफी रचनाओं में भी है। तो ये 1000 साल पहले से ऐसी स्थितियां बनना शुरू होती हैं, और ख़ास तौर से जब इस्लाम का आगमन हुआ हिंदुस्तान में और राजनीतिक सत्ता में इस्लाम आया, 12वीं-13वीं शताब्दी के दरमियान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो 12वीं-13वीं से लेकर के और लगभग 18वीं शताब्दी तक अगर कहा जाए, ये जो लगभग 6-7 शताब्दी का समय है, इसमें 2 समाज, 2 संस्कृतियां, 2 धर्म और उनके अपने संस्कार, उनकी पूरी परंपराएं, उनके पूरे रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इनका एक जो बहुत सामूहिक रूप बनता है वो हम देखते हैं इन 6-7 शताब्दियों के दौर में। और निश्चित तौर पर इससे जो कलाएं हैं, जो साहित्य है, जो भाषा है, जो संगीत है, वो निश्चित तौर पर इनसे प्रभावित हुआ और एक मिली जुली परंपरा विकसित हुई। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा शमशुर रहमान फारूकी साहब ने एक पुस्तक लिखी है उर्दू का आरंभिक युग, जिसमें उन्होंने अमीर खुसरो की जो फ़ारसी मसनवी है नोह सिपहर का उल्लेख किया। और उसमें वो खुसरो जो कहते हैं उसके बारे में वो लिखते हैं फारूकी साहब कि खुसरो ने हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं को हिंदवी कहते हुए लिखा है कि
गुफ्त हिंद अपने अल्फाज खुशगवार के कारण पारसी व तुर्की पर राजेय है। राजेय माने श्रेष्ठ है। फारूकी साहब कहते हैं कि खुसरो का हिंदवी से जो अभिप्राय है वो हिंद की जनता से था, और यह हिंदवी की सर्वव्यापक परिभाषा है। और इसकी खासियत यह है कि इसकी जो शब्दावली है वो बहुत मधुर है, इसीलिए खुसरो हिंदवी के प्रति आकर्षित हुए। एक जो स्थानीय लोक में जो प्रचलित भाषा थी उसके लिए आकर्षित हुए, और हिंदवी का पहला रचनाकार, महत्वपूर्ण रचनाकार खुसरो को माना गया। और जैसा कि आप हिंदवी कई तरीके से और कई क्षेत्रों में निरंतर विकसित हुई, चाहे वो हिंदुस्तान का उत्तरी हिस्सा हो, मध्य भारत हो, पश्चिम हो या दक्षिण हो। इसलिए हिंदवी की जो तमाम परंपराएं हैं, जो कई सारी स्थानीय बोलियों और भाषाओं के मेल से जो हिंदवी की परंपरा बनती है, उसके लिए विद्वानों ने हिंदवी की परंपरा को एक भाषाई महासागर या भाषाई महामिलन के रूप में उसको स्वीकार किया। और मध्यकाल में ये जो हिंदवी की परंपरा है ये निरंतर विकसित होती रही। हिंदवी ने कई सारी साहित्यिक शैलियों को अपनाया, बहुत सारा भौगोलिक विस्तार भी हुआ, और ख़ास तौर से दक्षिण भारत में और गुजरात के में जिसके लिए गुजरी का रूप वहाँ पर निर्मित हुआ, और दक्षिण में जिसको हम दक्कनी हिंदी कहते हैं। ये दो महत्वपूर्ण स्थितियाँ बनी भाषा के संदर्भ में। और इसके पीछे जो विस्तार है, उसके पीछे एक तो जो मध्यकाल का सूफी आंदोलन है, जो भक्ति आंदोलन है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और दक्षिण में ये जो भाषा का विस्तार है, जो दिल्ली की बोली दक्षिण की तरफ गई, उसमें जो राज सत्ता है, वो अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय है, और मोहम्मद बिन तुगलक का जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण है, उसने एक अवसर दिया भाषा के स्थानांतरण के संदर्भ में, कि जो दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा थी वो दक्षिण की तरफ गई, और दक्षिण में जाकर के उसने अपने साथ जो एक परंपरा भाषा की लेकर के गई, वो खड़ी बोली का एक रूप है उसमें, उसके साथ ब्रज का भी मिश्रण है, उसके साथ जो संस्कृत की शब्दावली है वो भी उसमें मौजूद है, उसमें अरबी फारसी के भी शब्द हैं, और जो दक्षिण की स्थानीय भाषाएं हैं उनके भी शब्दों का उसमें प्रयोग है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी भाषा जो मिश्रित भाषा है, उसके तौर पर दक्कनी का विकास हुआ, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया। दक्कनी के आरंभिक रचनाकारों के तौर पर बंदा नवाज गेसुदराज का उल्लेख किया जाता है। उनकी जो पूरी रचनाएं हैं वो भारतीयता और जो सामाजिक समन्वय है उसको दृष्टि में रख करके उनकी रचनाएं सामने आती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है इस दरमियान वो है जो गोलकुंडा और बीजापुर के जो दो राज्य हैं, वहाँ पर इनको इस भाषा को राजाश्रय मिला। इस राजाश्रय की वजह से भाषा को पनपने का, आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला। इस संदर्भ में दो जो वहाँ के शासक हैं, एक तो इब्राहिम आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे, और जो कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडा के शासक थे, उनका जो पूरा दौर है वो भाषा, साहित्य और सामाजिक संस्कृति के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दौर है। और इस दौर के जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो, जिसको हम वजही और इब्न निसाती से लेकर के वली दक्कनी तक का जो दौर है वो बहुत महत्वपूर्ण दौर है दक्कनी हिंदी के विकास की दृष्टि से। और इसके बाद जो भक्ति आंदोलन है और जो सूफी आंदोलन है,
इसने हिंदुस्तान की सामासिक संस्कृति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। 14वीं 15वीं शताब्दी के दरमियान सूफियों के बहुत सारे सिलसिले हैं, उनके बारे में विस्तार से जाने का समय नहीं है, लेकिन सूफियों ने जिस तरह से स्थानीयता को, जिस तरह से समाज के बीच रह करके और जिस तरीके से आपसी मेलजोल की भावना को बढ़ाया, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। यही काम निर्गुण जो भक्ति कविता है, खासतौर से भक्ति आंदोलन में कबीर की जो परंपरा है, दादू हैं, रैदास हैं, वो जो परंपरा है वो भी एक समाज के बहुत साधारण निचले तबके से उठ करके आने वाली परंपरा है। इसका आशय सिर्फ ये है कि जो सूफियों की जो परंपरा है और ख़ास तौर से जो निर्गुण भक्ति परंपरा है, उसमें समाज का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, बहुसंख्यक लोग उसमें शामिल हैं, और उनके बीच में जो आपसी मेल जोल है, जो आपसी सद्भाव है, जो समन्वय है, उसमें सूफी रचनाकारों की और निर्गुण भक्त कवियों की, कबीर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौर का बहुत सारा साहित्य है जिसका उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन समय की थोड़ी सीमा रहेगी, इस वजह से मैं कविताओं का उल्लेख करने में मैं कोशिश करूंगा कि जो कबीर को अगर ध्यान में रखा जाए तो कबीर ने गज़ल लिखी, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तुलसीदास के यहाँ भी अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी रचनाओं में, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी नहीं है। मीरा के कविताओं में भी हुआ है, और सूफी रचनाकारों में जायसी का बहुत महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। उसके बारे में आप सब जानते ही हैं कि जो पूरी सूफी काव्य परंपरा है वो भारतीय कथानकों को लेकर के, स्थानीय कथानकों को लेकर के उस पर वो आगे बढ़ी, और भाषा जो है, जायसी की जो भाषा है वो स्थानीय जो ग्रामीण अवधि है वो उन्होंने उसका प्रयोग किया अपने पद्मावत में। तो इस प्रकार जो भाषाओं की जो परंपरा बन रही थी, जो रचनाकारों का जो भूमिका थी, खासतौर से सूफियों की और भक्त कवियों की, उसने इस सामाजिक संस्कृति के, इस आपसी मेल जोल के समाज के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। हमारा आशय यहाँ पर जो ये वक्तव्य का है, वो जिस रूप में हम आधुनिक हिंदी जिसको कहा जाए और उर्दू का जो स्वरूप निर्मित हुआ, खासतौर से जब ये हिंदवी की परंपरा धीरे धीरे कमज़ोर हुई 17वीं शताब्दी के बाद, और जो नया एक परिवेश बना जिसमें नई तरह की एक सत्ता हिंदुस्तान में शामिल होती है, आती है। यहाँ पर एक तरफ मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा है और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक नई सत्ता के तौर पर स्थापित हो रही है। तो हिंदवी की जो परंपरा थी उसमें ख़ास तौर से जो दक्कनी जो उसका स्वरूप था, दक्कनी का, और जो गुजरी का गुजरात में जो परंपरा बनी भाषा की, तो 17वीं शताब्दी में दक्कनी और गुजरी के मेल जोल से कहा जाए एक तरीके से, जो उसके प्रभाव से जो दिल्ली के आसपास की अपनी बोली थी, खड़ी बोली, उसका आधार लेकर के जो उर्दू है, जो साहित्यिक उर्दू के तौर पर जिसको हम आज कहते हैं, तो उसका जो समय है वो 17वीं शताब्दी का माना जा सकता है। क्योंकि वली दक्कनी जब औरंगाबाद से दिल्ली की तरफ आए और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ की स्थानीय बोली थी, जो उसके मेल से एक नई भाषा, एक नई साहित्यिक भाषा का विकास हुआ। और यही स्थिति हिंदी के साथ है कि जब ब्रज और अवधी का अवसान का दौर है, तो लगभग 18वीं शताब्दी के अंत के आसपास या 19वीं शताब्दी की शुरुआत के समय जो आधुनिक हिंदी, जो साहित्यिक हिंदी है, उसकी प्रक्रिया शुरू होती है निर्माण की।
तो मेरा जो केंद्रित है आज का ये वक्तव्य वो आधुनिक जो साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी है और उसमें जो कविताएं लिखी गई हैं और जो उर्दू है और उसमें जो साहित्य लिखा गया है उस पर केंद्रित है। इसलिए तो जो हिंदी कविता का जो रीतिकालीन दौर है वो 18वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी और उर्दू की जो कविता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अगर देखा जाए तो जो हिंदी का रीतिकाल है उस समय उर्दू शैली की कविता की शुरुआत हो रही थी और उस समय जो कविता थी हिंदी में वो ज़्यादातर ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। तो एक तरफ हिंदी की कविता ब्रज भाषा में और दूसरी तरफ जो उर्दू है वो खड़ी बोली का आधार लेकर के विकसित हो रही थी साहित्यिक भाषा के रूप में। और हिंदी के एक आलोचक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह जी ने लिखा अपने साहित्य के इतिहास में कि उर्दू शैली की कविता की शुरुआत रीतिकाल में हुई, पर उस समय हिंदी कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी तो उर्दू कविता खड़ी बोली में। रीति के मूल तत्व तो इस कविता में भी थे किंतु बहुत कम। इसका परिवेश ब्रज भाषा काव्य के परिवेश से भिन्न था। ब्रज भाषा की कविता दिल्ली और लखनऊ के दरबार से दूर थी, लेकिन उर्दू की कविता दोनों दरबारों की वीरानगी में सांस ले रही थी। दरअसल दिल्ली पर जो बहुत सारे आक्रमण हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में, और उसके पहले जो अहमद शाह अब्दाली और कई सारे आक्रमण हुए। दूसरा जो मुगल शासन का जो पतन का समय है उसने जो दिल्ली और अवध का जो साहित्यिक परिवेश था उसको बहुत प्रभावित किया। इसलिए उस समय का जो उर्दू काव्य है उसमें उस दौर के राजनीतिक विघटन की जो परिस्थितियां हैं उनकी झलक मिलती है और बहुत सारे जो सामाजिक अंतर्विरोध हैं उस दौर की कविता में वो उर्दू में मिलते हैं, जबकि हिंदी कविता में ये स्थिति नहीं है। तो एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक जो आधुनिक राजनीति का जो मसला है और जो सामाजिक परिदृश्य बदल रहा था आधुनिक भारत के निर्माण की दृष्टि से, उसमें कविता के स्तर पर पहले उर्दू में वो चीज़ें आती हैं और खड़ी बोली हिंदी की जो कविता है उसमें बाद में आती हैं। ब्रज भाषा कविता अपने जो रीतिकालीन जो उसके विषय हैं उनको लेकर के लिखी जा रही थी। तो बहरहाल 18वीं शताब्दी में जो उर्दू कविता कहा जाए उसके जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उसमें ख्वाजा मीर दर्द हैं, सौदा हैं और मीर तकी मीर हैं। और इनकी जो कविता है, सौदा की कविता को हिंदी के एक पुराने आलोचक हैं पद्म सिंह शर्मा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। उसमें उन्होंने सौदा की जो रचनाएं हैं उनका बहुत विस्तार से उन्होंने विश्लेषण किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे जो उनकी भाषा है उसमें जो हिंदी के जो तद्भव शब्द हैं और जो देशज शब्द हैं उनकी बहुतायत से उसमें उनकी भाषा में वो शामिल हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। और उर्दू के एक आलोचक हैं प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, उन्होंने लिखा कि सौदा हिंदी के सुंदर शब्द ही नहीं, हिंदुस्तानी विचार और हिंदुस्तानी जीवन से संबंध रखने वाली धार्मिक और ऐतिहासिक वस्तुओं को भी काम में लाते हैं। तो एक तरीके से उस समय की जो उर्दू कविता है वो इस तरह के किसी विभाजन की तरफ नहीं है कि नहीं ये हमारी धार्मिक पहचान या हमारी धार्मिक परंपरा या हमारी संस्कृति, ऐसा नहीं है। वहाँ पर मेल जोल की संस्कृति है जो सौदा की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। ऐसे ही मीर की जो रचना है, जो वली की जो रेखता गोई है,
उस रेख्ता गोई में मीर ने अपने प्रयास से भाषा के स्तर पर उसको बहुत मांझा है, और जिसको कहते हैं कि रेख्ता गोई में जो खड़ी बोली की परंपरा है उसको आगे लेकर के मीर आए। मीर की कुछ कविता है, उनके मीर की रचनाओं के कुछ अंश हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। एक तो उन्होंने लिखा कि उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। तो मीर की रचनाओं में ये जो सांस्कृतिक मेल जोल है और ये जो धार्मिक जो समन्वय की चेष्टा है वो मिलती है। यहीं पर एक चीज़ और, एक उनकी पंक्तियाँ कुछ और हैं मीर की, जो एक तरीके से कहा जाए कि इनके खतरों की तरफ भी, कि अगर ये स्थितियाँ नहीं हैं, अगर ये दिल का मेल नहीं है, अगर ये आपसी मेल जोल नहीं होगा, अगर हम आपस में एक मिल करके नहीं रहेंगे तो परिस्थितियाँ बदलेंगी। उस लिखते हैं मीर कि दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके। मुझे आज की परिस्थितियों के संदर्भ में मीर का ये शेर बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ कर। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो उन्होंने लिखी। इसी के समानांतर उर्दू कविता में एक परंपरा है जिसका प्रतिनिधित्व नजीर अकबराबादी करते हैं। नजीर अकबराबादी का संबंध आगरा से है और उनकी जो कविता है वो आगरा की जो बोली है उस पर सारा दारोमदार है। वो स्थानीयता उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। स्थानीयता और एक तरीके से लोक जीवन में रमे हुए कवि। जैसे हम लोग बाद में नागार्जुन को कहते हैं कि नागार्जुन हमारे जन कवि हैं, हिंदी के बहुत बड़े जन कवि हैं। मुझे लगता है कि उर्दू कविता के संदर्भ में हमें नज़ीर को लेकर के ये बात फिर से एक बार विचार करनी चाहिए, क्योंकि नज़ीर का जो स्थान है कविता में, जो उस तरीके से उनको हासिल नहीं हुआ, या बाद की जो पीढ़ी है उसने नज़ीर की उस भूमिका को महसूस नहीं किया। नज़ीर के साथ थोड़ी बेईमानी हुई, क्योंकि नज़ीर की जो कविता है वो आम जीवन से जुड़ी हुई कविता है। निहायत उसमें छोटे छोटे प्रसंग आते हैं, धार्मिक समन्वय की चेष्टा है, लेकिन बहुत सायास नहीं है, अनायास। मतलब वो बहुत, उसके लिए कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि वो उस माहौल में रचे बसे हैं जहाँ जो समाज सब कुछ मिलजुल करके कर रहा है, सारे त्यौहार समाज मिलजुल करके मना रहा है। तो मीर नज़ीर के यहाँ ईद है और दूसरे मुस्लिम त्यौहार हैं तो उसके साथ उनके यहाँ होली भी है, दिवाली भी है, रक्षाबंधन भी है, उस पर भी वो कविताएं लिखते हैं। और दूसरा एक जो बड़ा काम उन्होंने किया मीर ने, जो नामा परंपरा थी कविता में, बादशाह नामा जो चलता था कि जो बादशाह है, जो राजा है, उसी के गुणगान किए जाएंगे, उसी का वर्णन किया जाएगा। लेकिन नज़ीर ने उस परंपरा को पलट दिया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचना की आदमी नामा, और जिसमें नज़ीर लिखते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा की शुरुआत है जो नज़ीर के यहाँ से होती है, जिसको लगभग कुछ कालखंड के लिए बिसराया गया। आगे चल कर के जो उर्दू कविता है उसमें गालिब आते हैं, और गालिब की तो बहुत बड़ी भूमिका है। वो उर्दू साहित्य के भी, उर्दू फारसी के भी बहुत बड़े रचनाकार हैं, और मुझे लगता है कि हिंदी में भी गालिब की जितनी स्वीकृति है, सबसे ज़्यादा स्वीकृति है उर्दू फारसी के जो रचनाकार हैं। हालांकि मीर की भी है और दूसरे रचनाकारों की भी है, लेकिन गालिब को लेकर के एक तरह का पैशन जिसको कहा जाए वो है। मेरे गुरु रहे प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, तो वो बताते थे कि उनके सिरहाने जो एक मेज है जिसमें वो बहुत सारी पुस्तकें रखते हैं, उसमें गालिब की रचनाएं जरूर होती हैं, सबसे नज़दीक वो अपने रखते हैं।
और हिंदी के एक बड़े रचनाकार हुए त्रिलोचन। तो त्रिलोचन की 2 पंक्तियां हैं जिसमें वो कहते हैं कि गालिब गैर नहीं अपनों से अपने हैं, और गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। जो गालिब की भाषा है वही हमारी भाषा है। और गालिब के तो शेर इतने मतलब मशहूर हैं कि एक तरीके से वो कहावतें जैसी बन गई हैं। आप लोग ज़्यादातर उनकी शायरी से परिचित होंगे। एक आधे मैं उदाहरण के तौर पर सुना दूं आपको कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, या कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आसान हो गई। तो ये जो पंक्तियां हैं गालिब की, वो पूरे ये जो हमारा हिंदी उर्दू भाषी जो सम्मिलित क्षेत्र है उसमें बहुत मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर हैं और लगभग जबान पर चढ़ी हुई हैं। ये प्रभाव है गालिब का। और ये ही समय है 19वीं शताब्दी का, वो समय जब नवजागरण की जो परंपरा है, जो नवजागरण आया हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी के दरमियान, जिस नवजागरण की हम लोग चर्चा करते हैं, एक नई तरह की चेतना, और ख़ास तौर से ये नई इस अर्थ में थी कि जो भक्ति आंदोलन है और जो सूफी आंदोलन है, उस समय भी 2 संस्कृतियां आमने सामने हैं, लेकिन उन 2 संस्कृतियों में वैसी कोई टकराहट नहीं है। वहाँ पर सम्मिश्रण है, सम्मिलन है, मेल जोल है, समन्वय है। लेकिन ये जो नवजागरण है 19वीं शताब्दी का, ये 2 संस्कृतियों की टकराहट से पैदा होता है। एक तरफ अंग्रेजी साम्राज्यवाद है और उसकी संस्कृति है, और दूसरी तरफ जो भारतीय परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, उसकी टकराहट है। और इन दोनों की टकराहट से एक जो नई ऊर्जा एक तरीके से विकसित होती है, जो नई विचार परंपरा विकसित होती है, जो एक नई तर्क प्रणाली विकसित होती है, उसने इस नवजागरण को जन्म दिया। और इसका प्रभाव कविता पर भी पड़ना लाजमी है, स्वाभाविक ही था। हिंदी में तो बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो 1857 का विद्रोह है, ये 2 मतलब एक तरफ नई विचार की प्रणालियां सामने आ रही थी, नई तरह की शिक्षा पद्धति सामने आ रही थी, एक आपसी कशमकश हो रही थी, और उसी दरमियान ये 1857 का जो विद्रोह है, तो इसने मिल करके 19वीं शताब्दी में बिल्कुल एक नया माहौल रचा, जिसने साहित्य के बहुत सारे मानदंडों को बदला। उर्दू में ये जो नवजागरण की परंपरा है, जो नवजागरण की लहर है, इसके बारे में फिराक गोरखपुरी साहब ने लिखा है कि जो 1825 में दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना हुई, वहाँ से एक नया तरह का माहौल उर्दू के साहित्य पर बनना शुरू हुआ। और हिंदी में जैसा कि हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय है, जो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का, उसका जो पहला चरण है भारतेंदु, वहाँ से एक नवजागरण की चेतना विकसित होती है। और इसका प्रभाव स्वाभाविक था, कविता पर पड़ना ही था, पूरे साहित्य पर पड़ रहा था, समाज पर पड़ रहा था। तो भारतेंदु पर अगर हम बात करें तो भारतेंदु ने कविता की परंपरा में बहुत परिवर्तन लाने की चेष्टा करी, क्योंकि पहले से ब्रज भाषा की कविता चली आ रही थी, और खड़ी बोली जो है वो हिंदी गद्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, लेकिन कविता में ब्रज भाषा का प्रभाव बना हुआ था। और भारतेंदु चाहते थे कि खड़ी बोली में भी कविता कैसे की जा सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, खड़ी बोली की कविताएं भी लिखी, और इन्हीं प्रयासों के दरमियान वो उर्दू कविता की तरफ आकृष्ट हुए, और उन्होंने रसा उपनाम से उर्दू में गज़लें लिखी। यहाँ से एक नई शुरुआत जिसको कहा जाए
कि हालांकि इसके पहले कुछ और प्रसंग आते हैं जिसमें भारतेंदु के पिता हैं गिरधर दास, उन्होंने भी उर्दू परंपरा में कुछ गज़लें लिखी हिंदी में, लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि भारतेंदु के समय से। और इसमें उन्होंने कोशिश करी कि कैसे इसका सहारा लेकर के खड़ी बोली में कविता की जा सकती है हिंदी की। और भारतेंदु के बारे में तो बहुत मशहूर है कि वो हंटर जो कमीशन था, शायद 1882 में हंटर शिक्षा आयोग बना, और उसके सामने जब भारतेंदु गए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं। तो भारतेंदु ने कहा कि मैं संस्कृत, हिंदी और उर्दू का कवि हूँ। तो स्वयं को वो उर्दू का रचनाकार मानते थे। भारतेंदु ने एक गुलजारे पुरबहार नामक संग्रह भी तैयार किया था अपने समय की, जो हिंदी के जो रचनाकार थे उनके द्वारा जो गज़लें लिखी गई थी उनको लेकर के। और भारतेंदु ने अपने नाटकों में भी उस गज़ल का सहारा लिया, और उसकी एक पंक्ति है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें भारतेंदु की उस समय की चिंता भी शामिल है कि मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ऐ मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। ये जो भारतेंदु की परंपरा है ये आगे चलती है, और इसमें मैथिली शरण गुप्त का समय है, आगे चल कर के हरिऔध हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, तो इन सब ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसका निर्वाह किया। और हरिऔध ने तो कहा है कि हमें कविता करने के लिए उर्दू की बहरों का सहारा भी लेना चाहिए, और उन्होंने लिया भी। दूसरी तरफ जो उर्दू की कविता इस दरमियान बन रही थी उसमें एक तो जो नवजागरण की पूरी परंपरा है उर्दू की दुनिया में, वहाँ पर सर सैयद अहमद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसको सर सैयद अहमद के नाम से ही सैयद युग के तौर पर, जैसे हम लोग भारतेंदु युग पर चर्चा करते हैं साहित्य में हिंदी के, वैसे वहाँ पर वो सैयद युग है। और उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ रचनाकार हैं उसमें एक है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1867 में मेरे ख्याल से अंजुमन पंजाब जो लाहौर में थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ और उसमें एक मुशायरा भी हुआ। वहाँ पर उन्होंने एक व्याख्यान दिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं कोट करना चाहता हूँ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने जो समकालीन साहित्यकार थे उनसे आग्रह किया कि कविता को मानव जीवन और प्रकृति के सभी अंगों पर प्रकाश डालने के दायित्व का वहन करना चाहिए। जैसी चिंता उधर भारतेंदु के समय हो रही थी, वैसी ही चिंता यहाँ उर्दू की दुनिया में भी, उर्दू के साहित्य पर भी हो रही थी कि कविता को मानवीय जीवन और प्रकृति के सभी अंगों पर प्रकाश डालने के दायित्व का वहन करना चाहिए। हमारे कवियों को अपनी काल कोठरी से बाहर आना चाहिए और नए वातावरण में नए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। वो एक नई शुरुआत की बात करते हैं उर्दू कविता में। आगे चल कर के इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी और आगे अकबर इलाहाबादी जैसे रचनाकार आते हैं। हाली का बहुत मशहूर उनकी एक पुस्तक है मुकद्दमा ए शेर व शायरी। उसमें हाली ने लिखा है हिंदी उर्दू के संबंधों पर। उन्होंने लिखा है कि अच्छे रचनाकार के लिए दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। हाली की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है मुसद्दस, और आप सब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मुसद्दस का प्रभाव जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी भारत भारती पर पड़ा, और मैथिली शरण गुप्त ने उसको स्वीकार भी किया और उसको खुले मन से स्वीकार किया और उसकी सराहना की कि नहीं, मुझे एक ऐसी रचना है जिससे मैंने प्रभावित होकर के भारत भारती लिखी। हाली अपने समय का बहुत नज़दीक से देख रहे थे, अपने समय को और अपने समय के समाज को, और वो जान रहे थे कि समाज में अगर ठहराव है, समाज में अगर रुक गया है, समाज आगे नहीं बढ़ रहा है तो कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। और इसमें ख़ास तौर से जो धार्मिक जो
वैमनस्य है, जो सांप्रदायिकता की जो मसला है, ख़ास तौर से जो अंग्रेज़ों के द्वारा जिसको पोषित किया जा रहा था, उसके संदर्भ में हाली ने लिखा। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आप सुनिए। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर, हो मुसलमान इसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या कि हो ब्रह्मू, सबको मीठी निगाह से देखो, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आँखों की पुतलियाँ सबको। जो सर सैयद अहमद कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक रूपवती स्त्री की या वधू की दो आँखें हैं, वही बात हाली कह रहे हैं कि सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आँखों की पुतलियाँ सबको। तो ये जो कविता का स्वर है, चाहे वो हिंदी की कविता हो या उर्दू की कविता हो, वो लगभग एक जैसे समान संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे थे, उनके सरोकार भी एक जैसे थे। और उसकी वजह ये थी कि हमारी विरासत जो थी वो एक जैसा हम चाहते थे। जैसा कि आजकल का दौर है, आज़ादी के आंदोलन में भी उसी तरह का दौर था। अंग्रेजी से आप सब जानते ही हैं कि फूट डालो राज करो, आ गया। ये थोड़ा व्यवधान, दरअसल जो वाईफाई कनेक्शन है वो हमारे घर का ख़राब है, तो ये मोबाइल डेटा से काम चलाना पड़ रहा है, इस वजह से ये थोड़ा व्यवधान आ रहा है। तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद का समय है और जिस तरीके से सारी सत्ता उनके पास है, वो समाज में विभाजन करना चाहते हैं, सारे हथकंडे अपनाना चाहते हैं। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज के दौर में भी वो चीज़ें, मुझे ताज्जुब होता है कि 100 साल पहले भी वही स्थितियां थीं, कम ज़्यादा मात्रा में हो सकती हैं, लेकिन प्रेस की जो भूमिका है, मीडिया की जो भूमिका है, अकबर इलाहाबादी ने कहा था अपने ज़माने में कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उसी दौर में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार थे, एक मिशन था पत्रकारिता का। और लेकिन जो प्रेस था उस समय का, जो सरकारी नियंत्रण में प्रेस था, वो कैसे फ़र्क पैदा कर रहा था समुदायों के बीच में, लोगों के बीच में, उस पर अकबर इलाहाबादी ने बहुत महत्वपूर्ण शेर 4 लाइनें हैं उनकी, अकबर इलाहाबादी की। वो लिखते हैं कि एक तरफ जो हिंदी के आंदोलन थे और ख़ास तौर से प्रशासनिक कामों में और अदालतों में पहले फ़ारसी को लेकर के अंग्रेज़ों का रवैया कुछ अलग था, फिर हिंदी को लेकर के अलग था। वो तो कोशिश थी उनकी कि इस बहाने किसी तरीके से फ़र्क पैदा किया जाए, आपस में तनाव पैदा किया जाए, एक दूसरे को अलग किया जाए। तो वो नागरिक आंदोलन अपनी तरफ चल रहे थे, हिंदी को शुद्ध करने के भी आंदोलन चल रहे थे अपनी तरफ। इसी दरमियान अकबर इलाहाबादी ने इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस पृष्ठभूमि में उन्होंने लिखा कि हम उर्दू को अरबी क्यों न करें, हिंदी को वो भाषा क्यों न करें, अखबार चलाने की खातिर मजमून तराशा क्यों न करें, आपस में अदावत कुछ नहीं, आपस में अदावत कुछ भी नहीं, पर एक अखाड़ा जारी है, जब इससे खल्क का दिल बहले, हम लोग तमाशा क्यों न करें। तो जो आज की ये जो मीडिया कर रही है, ये हमेशा सत्ता के साथ जुड़ा हुआ जो प्रेस है वो ऐसे ही काम करता है। यही समय है जब हिंदी में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है उसमें बहुत सारे रचनाकार हैं। फिर छायावाद का दौर आता है हिंदी में। छायावादी रचनाकारों में सबने ही लगभग मिली हुई एक ऐसी भाषा ईजाद करी जो आम लोगों तक पहुँचे। निराला इसमें आगे हैं। निराला की एक कविता है जो उन्होंने लिखी थी, बहुत मशहूर हुई, कुकुरमुत्ता, और निराला ने वो देवनागरी में भी वो प्रकाशित हुई थी और फारसी लिपि में भी प्रकाशित हुई, कुकुरमुत्ता। इसी समय उर्दू में कुछ महत्वपूर्ण शायर हैं जिसमें इकबाल का नाम लिया जाना चाहिए, मौलाना हसरत मोहानी हैं, ब्रजनारायण चकबस्त हैं। ये जो आज़ादी के आंदोलन के दरमियान उर्दू रचनाएं हो रही थी, उर्दू की कविता हो रही थी। इकबाल
को लेकर के बहुत सारे लोगों में असमंजस भी है, अंतर्विरोध भी है, बहुत सारे ऐसी पशुपेश भी है इकबाल को लेकर के। लेकिन इकबाल की जो रचनाएं हैं, जो उनका जो साहित्यिक पक्ष है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तरानाए हिंदी लिखा, राम और नानक पर उन्होंने कविताएं लिखी और गायत्री मंत्र का अनुवाद भी किया। और इकबाल राम को इमाम हिंद कहते हैं। वो लिखते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज। इकबाल की ये पंक्तियां हैं, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो ऐसा नहीं है, उनके राजनीतिक विचार कुछ बाद में भले ही अलग हो गए हों, लेकिन उनकी जो साहित्यिक जो संवेदना है वो हमारी पूरी इसी परंपरा और हमारी इसी साझी विरासत और साझा संस्कृति से जुड़ी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं हसरत मोहानी इस दौर में। हसरत मोहानी तो मतलब बहुत नायाब शख्सियत हैं हसरत मोहानी। आप सब जानते हैं कि पूर्ण आज़ादी की बात कहने वाले सबसे पहले हसरत मोहानी थे, जो 1920-21 के आसपास असहयोग आंदोलन के दरमियान पूरी आज़ादी, जो बाद में लाहौर के अधिवेशन में संपूर्ण आज़ादी का नेहरू ने बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। इसी तरीके से इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भी हसरत मोहानी की देन है। बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े पत्रकार, संपादक, तज़किरा निगार। तो हसरत मोहानी के बारे में प्रसिद्ध था कि वो जब भी हज की यात्रा पर जाते थे तो वहाँ से लौट करके वो मथुरा ज़रूर जाते थे। तो उन्होंने लिखा भी है, हसरत मोहानी लिखते हैं कि हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। तो ये जो अयोध्या, मथुरा और काशी के जो मसले जो ज़बरदस्ती तैयार किए जाते हैं, जिनका बहुत तनुज फिर चला गया। बार बार यार ये तुम्हारा चला जाता। तो हसरत मोहानी और इकबाल और ब्रजनारायण चकबस्त की शायरी जो है इस समय, इसी समय एक मौलाना ताजवर हैं, उन्होंने एक पत्रिका जो हुमायूं पत्रिका निकलती थी उसमें लिखा उन्होंने कि हमारी शायरी, हिंदुस्तानी शायरी उसी वक्त हो सकती है जब भाषा में हिंदी मिली हुई हो और हिंदी वज़नों में भी हो। आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आगे चल कर के उर्दू की कविता पर पड़ता है और छायावाद में ख़ास तौर से जो निराला का जो मुक्त छंद है, उस मुक्त छंद की परंपरा का प्रभाव आगे चल कर के हिंदी की कविता पर भी बहुत पड़ा और उर्दू की कविता पर भी उसका प्रभाव पड़ा। छायावाद के बाद का जो दौर है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उसमें जो फ़ारसी का जो साहित्य है, जो फ़ारसी की परंपरा है, वो उर्दू के माध्यम से हिंदी से जुड़ती है। और बहुत बड़े रचनाकार इस दौर के हैं हरिवंश राय बच्चन, और उनकी बहुत मशहूर कृति है मधुशाला। मधुशाला की कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से समय भी बढ़ गया है और मुझे थोड़ा ख़त्म भी करना है। बच्चन लिखते हैं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। इसके बाद का जो दौर है हिंदी कविता में और उर्दू कविता में, प्रगतिशील आंदोलन के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं उससे, और वो एक बहुत बड़ा परिवर्तनकामी दौर है जिसमें हिंदी की भी कविता और उर्दू की भी कविता सामान्य लोगों से, सामान्य जन से जुड़ती है बहुत, जिसमें किसानों की, मजदूरों की, आम लोगों की ज़िंदगी की बातें उसमें कही गई हैं और राष्ट्रीयता की चेतना से वो भरी हुई कविता है। सामाजिक यथार्थ की उसमें अभिव्यक्तियां हैं प्रगतिशील कविता में। और इस दौर के जो रचनाकार हैं उर्दू में ख़ास तौर से मजाज, फैज़ अहमद फैज़, जान निसार अख्तर, मखदूम मोहिउद्दीन, अहमद नदीम कासमी, आगे चल कर के साहिर लुधियानवी, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी,
और हिंदी की जो परंपरा है उसमें त्रिलोचन है, नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, मुक्तिबोध हैं, और आने वाले और भी आगे रचनाकार हैं, केदारनाथ सिंह हैं। तो इस तरीके से ये एक मिली जुली परंपरा जो प्रगतिशील आंदोलन है, जिसको आप सब जानते हैं कि वो हिंदी, उर्दू का और अन्य भारतीय भाषाओं का एक साझा आंदोलन रहा है। प्रगतिशील आंदोलन ने पूरी जो साहित्य की जो विधाएं हैं उन सारी विधाओं में अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और कविता को खासतौर से प्रभावित किया है। इसी दौर में जो आज़ादी का जो संघर्ष है, आप सब वाकिफ़ हैं कि हमें आज़ादी तो मिली लेकिन वो खंडित आज़ादी है। जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसने एक बहुत बड़ा घाव दिया हिंदुस्तान को, और इस दौर में जो रचनाकार हैं उन्हें लगा कि ये आज़ादी का जो सपना हमने देखा था ये वो सपना तो नहीं है, ये हमारी अधूरी आज़ादी है। तो फैज़ जो बहुत महत्वपूर्ण शायर हैं उस दौर के, उनकी एक नज़्म है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फैज़ लिखते हैं, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजेदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएंगी कहीं न कहीं। नजात ए दीदा ए नजात दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। माने जो आज़ादी का सपना था वो जैसी आज़ादी हम चाहते थे वैसी आज़ादी हमें नहीं मिली। इसी दरमियान आज़ादी और विभाजन को लेकर के हिंदी में प्रसिद्ध कवि हैं केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह, क्योंकि वो सवाल करते हैं कि नूर मियाँ आखिर उन दिनों अपना गांव, अपना घर छोड़ करके कैसे चले गए। आज़ादी के बाद का जो दौर है उसमें पहले तो साम्राज्यवादी ताकतें थीं, कुछ धार्मिक संस्थाएं थीं जो समाज में विभाजन का प्रयास करती थी। आज़ादी के बाद ये काम राजनीति ने करना शुरू कर दिया। जो राजनीति है उसने अपने लाभ के लिए इस सामाजिक विभाजन और विभेद की परंपरा को बढ़ावा दिया, और जो आपसी जो मेल जोल है, जो समन्वय है, उस पर बहुत चोट पड़ी इससे आज़ादी के बाद भी। जबकि रचनाकारों ने कोशिश करी कि हम कैसे इस साझी परंपरा, साझी विरासत को संभाल करके चलें, लेकिन आप पाएंगे कि इस दौर में जो फ़िरका परस्ती है वो बढ़ी है, और उसको बढ़ाने में राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका है। आम लोगों की समस्याएं जस की तस हैं वो बढ़ती रही हैं, और हिंदी के रचनाकारों ने और उर्दू के भी रचनाकारों ने जो आज़ादी की बाद की पीढ़ी है, जिसमें जो और बाद के रचनाकार हैं, राजेश जोशी हैं, मंगलेश डबराल हैं, अरुण कमल हैं, आलोक धनवा हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, वीरेन डंगवाल हैं, और उर्दू में जो शायरों की जो परंपरा है जिसमें अमीक हनफी हैं, बलराज कोमल हैं, बशीर बद्र हैं, कुमार पाशी हैं, जुबैर रिजवी हैं, और शमशुर रहमान फारूकी साहब ने भी कविताएं लिखी हैं। और बहुत सारी शायरी तो ऐसी है जैसे साहिर लुधियानवी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, निदा फाजली हैं। ये बड़े रचनाकार हैं इस दौर के, जिन्होंने एक ऐसा संसार बनाया है कविता का जो मिला जुला संसार है, जिसकी संवेदनाएं भी और जिसके सरोकार भी एक जैसे हैं। मैं दो कविताएं आपके सामने रखूंगा। एक निदा फाजली की बहुत प्रसिद्ध नज़्म है जंग। जंग में वो कहते हैं, निदा फाजली, हम लोग बहुत आसान समझते हैं जंग को, जबकि ऐसा नहीं है। जंग तो बहुत मुश्किल भरी होती है। तो निदा फाजली ने लिखा है, सरहदों पर फतह का ऐलान हो जाने के बाद जंग बेघर बेसहारा सर्द खामोशी की आंधी में बिखर के जर्रा जर्रा फैलती है।
तेल घी आटा खनकती चूड़ियों का रूप भर के बस्ती बस्ती डोलती है। दिन दहाड़े हर गली कूचे में घुसकर बंद दरवाजों की सांकल खोलती है। मुद्दतों तक जंग घर घर बोलती है। सरहदों पर फतह का ऐलान हो जाने के बाद जंग के लिए जिस तरह का माहौल अपने यहाँ धीरे धीरे आज के दौर में बन रहा है कि नहीं जंग हो जानी चाहिए, जंग कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किलात आती हैं जंग के बाद। दूसरा एक कविता है जो सांप्रदायिकता को चोट करते हुए लिखी गई है। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। उन्होंने लिखा है कि दंगे के दिन हैं और दंगे के दिन जो कविता का नायक है वो शहर घूमना चाहता है। तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है, दिखने में मैं ना हिंदू दिखता हूँ ना मुसलमान दिखता हूँ। किसी मुसलमान के हाथों मरूं तो मुझे हिंदू न समझना, मुसलमान समझना। अगर हिंदू के हाथों मरूं तो मुझे मुसलमान न समझना, हिंदू समझना। ये आवाज़ें हैं जो इस फिरका परस्ती, इस सांप्रदायिकता के विरोध में रचनाकारों ने रखी हैं। समय काफ़ी हो रहा है, मैं बस 5-7 मिनट में ये बात ख़त्म करूँगा। तो ये जो हिंदी कविता और उर्दू कविता की मिली-जुली परंपरा है, ये अपने सरोकारों के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शिल्प विधान के स्तर पर बहुत आपस में एक दूसरे से आवाजाही है इसमें। चाहे वो छंद विधान हो या उसमें जो प्रतीक योजनाएं इन रचनाकारों की हैं, जो भाषा का जो प्रयोग है वो बहुत सहज है। मैं बस 1-2 कविताएं आपको सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि कविताओं से बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर रचनाकार हैं फहमीदा रियाज। उन्होंने बहुत अच्छी एक लिखी नज़्म, और ये जो हमारे यहाँ का जो माहौल बन रहा है धीरे धीरे, तो उन्होंने लिखा कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो धामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुँची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच रहा है, प्रेत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज करोगे, तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी, होगा मुश्किल वहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसे कटा करेगी, वहाँ भी सबकी सांस घुटेगी, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिल पन के गुनगाना। आगे चल करके वो लिखती हैं, एक सा जाप करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कैसा आलीशान था भारत, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहाँ पर। जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम तो हैं पहले से वहाँ पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नर्क में जाओ वहाँ से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। ये स्वर है उर्दू की कविता का भी और हिंदी की कविता का, जो लगभग एक जैसा स्वर है। और मुझे लगता है कि जो आज के दौर की परिस्थितियां हैं, आज के दौर की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हमारे रचनाकारों को, चाहे वो हिंदी के रचनाकार हों, उर्दू के रचनाकार हों या अन्य दूसरी भाषाओं के रचनाकार हों, हमें ये जो अलग अलग करने वाले जो खांचे हैं, हमें जो अलग करने वाली जो दीवारें हैं, ये जो वर्गीकरण हैं, इनके खिलाफ हमें लड़ना होगा। हमें मिल करके इन चुनौतियों का सामना करना होगा। और मुझे लगता है कि साहित्य ही एक ऐसी जमीन है जो
चुनौतियों के लिए बहुत मजबूत मोर्चा तैयार करती है, वो समाज को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए हमें इन विषमताओं को और इन दरारों को कम करना होगा। और जैसा कि केदारनाथ सिंह कहते हैं, कविताओं में बहुत ताकत होती है। केदारनाथ सिंह की कविता है कि मौसम चाहे जितना खराब हो, परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हों, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं। कविताओं के माध्यम से एक हमेशा उम्मीद बनी रहती है। और हिंदी की एक कवित्री हैं, वो लिखती हैं कि अगर हमें मनुष्यता बची रहेगी, अगर हमें इंसानियत बची रहेगी, अगर हम आदमी होना बचे रहेंगे, तो हम कविता लिखने की आदत नहीं छोड़ेंगे। तो वो कविता लिखी जाती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। और उस कविता के माध्यम से हम ये जो विषमताएं हैं, समाज की जो बहुत सारी विषमताएं हैं, चाहे आर्थिक विषमताएं हों या जातिगत जो विषमताएं हों, या जो आर्थिक असमानता है, या जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, खास तौर से जो संस्कृति को लेकर के, जो एक नए किस्म का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो ताना बाना बुना जा रहा है, वो जो एक बड़ी चुनौती है। हमारी बोलने की आज़ादी की जो चुनौती है, हमारी रचने की आज़ादी की जो चुनौती है, हमारे बहुत सारे रचनाकारों पर, बहुत सारे बुद्धिजीवियों पर इस समय जो आक्रमण हो रहे हैं, उनको जिस तरीके से दबाया जा रहा है। मैं आज ही पढ़ रहा था, फेसबुक पर आ रहा था कि वरवर राव, जिनकी बहुत स्थिति खराब है, उनको जेल में कैद करके रखा हुआ है, वो लगभग अपनी मृत्यु के नज़दीक है। तो इसलिए हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे बीच में अगर आपस में अगर कुछ मतभेद भी हैं, कुछ मनभेद भी हैं, अगर हमारे आपस में कुछ वर्गीकरण है, कुछ दीवारें हैं, या कुछ चीज़ों पर हमारी सहमति आपस में नहीं बनती है, तो उसके बावजूद भी हमें एक दूसरे के साथ मिल करके ये जो हमारी समकालीन दौर की चुनौतियां हैं, इनका सामना करने की ज़रूरत है। और कविता उसका एक बहुत सशक्त माध्यम हो सकती है और है। और मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले कुंवर नारायण की कुछ पंक्तियां हैं, उनके माध्यम से अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, कुंवर नारायण लिखते हैं कि अब मैं एक छोटे से घर, अब मैं एक छोटे से घर और बहुत बड़ी दुनिया में रहता हूँ। अब मैं एक छोटे से घर और बहुत बड़ी दुनिया में रहता हूँ। कभी मैं एक बहुत बड़े घर, कभी मैं एक बहुत बड़े घर और छोटी सी दुनिया में रहता था। कम दीवारों से बड़ा फर्क पड़ता है, कम दीवारों से बड़ा फर्क पड़ता है। दीवारें न हों तो दुनिया से बड़ा हो जाता है घर। तो हमें अपने बीच की इन दीवारों को धीरे धीरे ख़त्म करना है, इनको हटाना है। और हिंदी और उर्दू की जो एक साझा विरासत है, जो साझा परंपरा है, जिसमें बहुत समृद्ध साहित्य है, उस समृद्ध साहित्य की ताकत की दम पर हमें अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ऐसे बेहतर समाज की रचना करनी है जिसकी कल्पना हमारे पहले के लोगों ने की है, और जिसमें हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज बना सकें। यही हमारी साझा संस्कृति की विरासत की सबसे बड़ी भूमिका होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बीच में और अंत में जाते जाते मैं, एक कविता है वीरेन डंगवाल की, उनका एक संग्रह आया था वीरेन डंगवाल का, जो उस संग्रह का जो शीर्षक है वो आज के हालातों को बहुत अच्छी बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि जो आज की स्थितियां हैं वो क्या हैं। उस संग्रह का शीर्षक है दुष्चक्र में सृष्टा। जो रचने वाला है वही दुष्चक्र में फंसा हुआ है। और वो कहते हैं अपनी उस कविता में कि हमने ये कैसा समाज रच डाला है, हमने ये कैसा समाज बना दिया है कि इसमें जो दमक रहा है, जो चमक रहा है, जो दमक रहा है, वो शर्तिया काला है। तो हमें अपने समाज के इस काले धब्बे को मिटाना है। हमें समाज को अपने उसी विरासत के मार्फत
अपनी उसी परंपरा को याद रखते हुए, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमें साझा समाज का निर्माण करना है, मिले जुले समाज का निर्माण करना है। और एक उनकी अंतिम पंक्तियां हैं, इससे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि इन शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते करते हमें कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी और इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक उम्मीद की कविता है वीरेन डंगवाल की, उसके मार्फत मैं अपनी बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ। वीरेन डंगवाल ने लिखा है, हर दौर कभी तो ख़त्म हुआ ही करता है, हर दौर कभी तो ख़त्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है। आए हैं जब हम चलकर इतने लाख वर्ष, आए हैं जब हम चलकर इतने लाख वर्ष, इसके आगे भी चलकर ही जाएंगे, इसके आगे भी चलकर ही जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद।